हेलो एवरीवन, आई एम योर बालाजी एजुकेटर प्रगति सिंह। तो आज हमारा 15 ऑन 15 सीरीज का सेकंड डे है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन एंड ह्यूमन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन होती क्या है? अच्छा, आप सांस लेते हो तो सांस आपकी कितने जगह से अंदर बॉडी में जा रही है? नाक से भी जा रही है, मुंह से भी जा रही है ना? अगर नाक बंद कर दो तो मुंह से भी जाती है। बट ये जो माउथ है आपका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आपका होता है नॉस्ट्रल और ये कैविटी जो नेजल कैविटी है। ठीक है, लेकिन जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि फूड और एयर दोनों एक जगह से गुजरती है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ से फूड खाते हो, यहाँ से एयर जाती है, दोनों एक जगह जाके मिलती है फेरिंग्स में। इसीलिए बेटा हम फेरिंग्स को कहते हैं कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड एंड एयर। कॉमन है फॉर बोथ फूड, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, यानी सांस आपने लेनी है कहाँ से? नॉस्ट्रिल से। अब रेस्पिरेशन से हमने किया क्या है? रेस्पिरेशन में हमने एयर को अंदर डाला है। ठीक है, एयर हमारे बॉडी में जाती है और उसका काम क्या है? वो हवा हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाके क्या काम करती है? तो बेटा वो जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि वो एनर्जी बना सके, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आया? तो ग्लूकोज बनाया था हमने डाइजेशन में। हमने जैसे मान लो हमने छोले भटूरे खाए, ठीक है, या फिर छोले कुलचे खाए, तो हमने छोले खाए तो प्रोटीन गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमने किया एमिनो एसिड में। स्टार्च का ब्रेकडाउन हमने कर लिया किस में? आपका ग्लूकोज में। और अगर आपने उसमें बटर डाला है तो बेटा आपने फैट भी खा ली, जिसकी वजह से आपका ये इतना फैट बढ़ रहा है ना? तो फैट खाया हमने, फैट का ब्रेकडाउन किया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स है सबका ब्रेकडाउन करके हम एनर्जी बना सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम जो ब्रेकडाउन करते हैं बेटा वो ग्लूकोज का करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मेनली ग्लूकोज इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह देते हैं। और क्योंकि आप ये इक्वेशन देख रहे हो, एक केमिकल इक्वेशन लिखा है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब ये जो 6 कार्बन है, इनके बॉन्ड को आपने तोड़ा है, ब्रेक डाउन किया है, यानी कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और इससे जो एनर्जी बनती है, इस एनर्जी का हम वेरियस लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, ये एनर्जी हमारा हेल्प करती है। ठीक है, चलो रेस्पिरेशन के जो टाइप है बेटा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में दोनों में डिफरेंस है। रेस्पिरेशन आपने देखा सेल के अंदर हो रही है, बट ब्रीदिंग में बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने फील किया होगा कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, एनर्जी कम है, तो सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग आर नॉट सेम थिंग। ब्रीदिंग आप है कि जस्ट ऑक्सीजन इनहेल करो और CO2 को एक्सहेल कर दो। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन है बेटा, रेस्पिरेशन के डिफरेंट टाइप्स है। रेस्पिरेशन आपने पता चल गया कि सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म भी होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, लेकिन हर सेल के अंदर नहीं होती, जैसे प्रोकैरियोट में नहीं होती। तो वो सेल्स जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, वो कभी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है उस सेल के अंदर, तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो तो अगर ये हम मान ले कि ग्लूकोज मिला, हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट होती है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया गया पायरूवेट में, ये सेल के अंदर हो रहा है। और सेल के अंदर ग्लूकोज आई कहाँ से बेटा? तो ब्लड से। ब्लड से सेल के अंदर ग्लूकोज आ गई। अब क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सेल में क्या करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं साइटोप्लाज्म में और पायरूवेट बनाते हैं। पायरूवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब पायरूवेट के साथ डिफरेंट घटनाएं घट सकती है। अगर इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो बेटा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होके CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी यहाँ पर 38 ATP। लेकिन अगर मान लो ये ह्यूमन का ही सेल है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी? अगर मान लो आज आपका बहुत मन कर रहा है कि आज मैं तो एक्सरसाइज करूं, आज मैं अपना वेट जो है ना वो 60 से 50 कर लूं, तो आप अचानक से जब एक्सरसाइज करोगे तो आपके स्केलेटल मसल को ये आदत नहीं है, इसलिए वो
ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट नहीं होने की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देते हैं और तब जो प्रोडक्ट बनती है ना बेटा वो CO2 और वाटर नहीं बनती बल्कि लैक्टिक एसिड बन जाती है। अब लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है, पायरुवेट में भी 3 कार्बन है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया और CO2 बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो सिर्फ 2 ATP है। एक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो यीस्ट के अंदर होता है जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। यहाँ पर हमने देखा कि पायरुवेट का ब्रेकडाउन करके ये जो यीस्ट है ये इथेनॉल बनाते हैं और क्योंकि इथेनॉल में 2 कार्बन है तो यहाँ एक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा ताकि ये 3 कार्बन कंप्लीट हो जाए। रिएक्शन कर लिया बैलेंस। यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो भी सिर्फ 2 ATP बनेगी। तो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये सारे डिफरेंस है। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी है, जबकि यहाँ पे यीस्ट के केस में इथेनॉल एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ह्यूमन के मसल सेल में लैक्टिक एसिड बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको बताया आपने सांस लिया नॉस्ट्रल से और जो एयर है बेटा वो नॉस्ट्रल से होते हुई नेजल कैविटी में आ गई। तो आप देखो जो एयर है वो नॉस्ट्रल से होती हुई, नॉस्ट्रल क्या है, ये जो बाहर छेद दिख रहे हैं ना, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, तो नॉस्ट्रल से एयर आ गई आपके नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद ये जाएगी बेटा फेरिंग्स में जो कि कॉमन ओपनिंग है। फेरिंग्स के बाद ये आएगी बेटा लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स जो होती है वो वॉइस बॉक्स होती है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होती है। आप जब बोलते हो और यहाँ पे टच करोगे तो वाइब्रेशन होगी, इसी की वजह से आवाज़ निकलती है। तो वॉइस बॉक्स जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है मेल में, एडम्स एप्पल जिसे कहते हैं। अब लैरिंग्स जो है उसके आगे आपका ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया होती है एक, आप देखो ये जो ये बीच से जा रही है ये आपकी ट्रैकिया है, यानी कि दिस इज योर ट्रैकिया एंड ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में। ट्रैकिया अकेली है बट वो आगे चल के डिवाइड हो गई ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फर्दर और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और ये ओपन होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया से हवा जब अंदर जाए और बाहर निकले तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, इसलिए ट्रैकिया को हमने सी शेप्ड कार्टिलेज से कवर कर दिया है ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो। और ये जो कार्टिलेज होती है बेटा ये हाईलीन कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में। अब क्या है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि जो आपकी एल्वियोलाई है ये इरेगुलरली वॉल्ड क्यों है, ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों नहीं है। तो अब देखो अगर ये इरेगुलर वॉल है तो सरफेस एरिया बढ़ जाती है। एल्वियोलाई रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से, क्योंकि भाई जो ग्लूकोज जो ऑक्सीजन है, जो CO2 आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है उसे बाहर निकालना है तो एल्वियोलाई में डालना होगा और ऑक्सीजन को यहाँ से एल्वियोलाई से ब्लड में डालना होगा। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ये एक्सचेंज होने के लिए आपको सरफेस एरिया बढ़ानी होगी, इसलिए आपको वॉल जो है इरेगुलर देने होंगे ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर देखो कितना भी है तो इससे तो कम ही सरफेस एरिया, आप देखो यहाँ पे एक्सचेंज का स्कोप जो है वो कम है और यहाँ पे बढ़ गया, इसलिए एल्वियोलाई इरेगुलर वॉल होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनसाइड लंग्स। लंग्स होती है हमारे पास 2, इस तरफ वाली लंग्स बेटा राइट लंग्स है और इस तरफ वाली लंग्स जो है वो लेफ्ट लंग है। यहाँ पे छोटी सी नॉच प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमें हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें कुछ एक मसल के बारे में आपको पढ़ना है बेटा। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो एक मसल दिख रही है आपको दोनों लंग्स के नीचे, ये डायफ्राम है, ये डोम शेप होती है, यानी कि इस तरह से होता क्या है जब आपने सांस लेना, आपको पता है एयर हमेशा हाई से लो प्रेशर में, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, तो सबको पता है। अब एयर हाई से लो प्रेशर, हम अपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई लो नहीं कर सकते बट लंग्स का तो कर सकते हैं। तो हमें जब इनहेल करना है इसका मतलब हमें अंदर का जो प्रेशर है वो कम करना होगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगी तभी एयर अंदर की तरफ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हमने इस डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो डायफ्राम नीचे आ जाती है। ठीक है, डायफ्राम नीचे आ गई तो पहले जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम इतनी सी थी अब वो इतनी हो गई, तो वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अंदर का प्रेशर, चेस्ट कैविटी का प्रेशर डिक्रीज हो गया, और जब प्रेशर डिक्रीज हो गया किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एयर विल इन, तो ये आपका इनहेलेशन हो गया। अब जब आपको एक्सहेल करना है तो आप क्या करोगे, डायफ्राम को वापस अपनी जगह पर भेज दोगे। अब जब वापस डायफ्राम अपनी जगह पर जाएगी यानी कि ऊपर, तो वापस से देखो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम क्या हो गई, छोटी हो गई।
हमने क्या किया, सांस लेने टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया तो डायफ्राम नीचे आ गई थी, बट अब क्या करना है, एक्सहेल करना है तो डायफ्राम को वापस अपनी जगह पे भेज दो, तो वॉल्यूम जो है अंदर का वो कम हो गया और प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में चेस्ट कैविटी की डिक्रीज हो जाएगी, तो एयर जो है सॉरी इंक्रीज हो गई ना, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो गई तो एयर विल मूव आउट, दिस इज एक्सहेलेशन। तो इस तरह से हम ये हमारा जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। अब जो एक चीज़ है बेटा, जो अपना लंग्स है ना, जो लंग्स है अपना, वो एक बलून जैसा है। बलून में जितनी एयर होती है उतना उसका वॉल्यूम होता है, वैसे ही लंग्स की भी वॉल्यूम होती है, उसके अंदर जितनी एयर है। तो लंग्स की वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अगर लंग्स की वॉल्यूम जीरो होगी इसका मतलब लंग्स आपका टोटली कोलैप्स हो गया। तो लंग्स की वॉल्यूम अगर जीरो होती है, टोटली कोलैप्स होता है, तो एल्वियोलाई भी आपस में, एल्वियोलाई की भी वॉल्यूम, एल्वियोलाई आपस में से चिपक जाएंगे और एल्वियोलाई में यहाँ पर प्रेजेंट होती है फ्लूइड। तो जब लंग्स कोलैप्स होगी तो एल्वियोलाई के वॉल इस तरह से चिपक जाएंगे। अब आप दोबारा चाहोगे ना कि उसमें हवा भरो तो वो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमेशा लंग्स कुछ वॉल्यूम हमेशा एयर की लंग्स में रखती है, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करती है, लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती और गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन रखती है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम बेटा आपकी तभी खत्म होगी जब आपकी डेथ होगी, आपकी नहीं मतलब किसी भी इंसान की रेसिडुअल वॉल्यूम तभी खत्म होगी जब उसकी डेथ होगी या फिर उसके ऊपर कोई ट्रक चला दो, ठीक है। चलो, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम का कंसेप्ट था। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लो, होता क्या है बेटा कि ये आपका है हार्ट, ये आपका है हार्ट। हार्ट में होते हैं बेटा 4 चेम्बर, तो ये है हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर। ये रहा हमारा 4 चेम्बर, ये हमारी है बॉडी के सेल्स और ये है अपना लंग्स, ठीक है। चलो, जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंच जाता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लूकोज का कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करके बनाया है हमने एनर्जी और एक वेस्ट गैस जिसे हम कहते हैं CO2। तो सेल के अंदर CO2 कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। बट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है और CO2 का पार्शियल प्रेशर लो है। आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें से सारा CO2 निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब CO2 यहाँ हाई है, ऑक्सीजन यहाँ हाई है, तो ऑक्सीजन हाई से लो पार्शियल प्रेशर में यहाँ आ गई और CO2 चला गया यहाँ। अब ये जो ब्लड है बेटा ऑक्सीजनेटेड से बन गई डीऑक्सीजनेटेड। अब ये पहले जाएगी हार्ट में क्योंकि डबल सर्कुलेशन है, फिर यहाँ राइट एट्रियम से फिर ये राइट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल से पहुँच जाएगी लंग्स में। कैसी ब्लड लेके आ रही है ये बेटा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें CO2 मोर है एंड ऑक्सीजन कम है। और आपने जो सांस लिया है बेटा उसमें ऑक्सीजन भर भर के है और CO2 कम है। फिर से ऑक्सीजन यहाँ आएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी, आप इसको एक्सहेल कर दोगे। अब ये ब्लड बन गई है ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगी पहले लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन पूरे बॉडी में। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है बेटा ये होता है थ्रू डिफ्यूजन। यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू वो हो रहा है डिफ्यूजन से, एंड बिटवीन ब्लड एंड लंग्स वो भी हो रहा है कैसे, डिफ्यूजन से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है और ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा बेटा वो होगा फोटोसिंथेसिस। आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मसल सेल के अलावा हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती है। हमारे अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कौन सी ऐसी सेल है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।